हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग स्पेक्ट्रम निबंध के एक नया टॉपिक सांप्रदायिकता की राजनीति के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये सांप्रदायिकता की राजनीति। भारत विश्व के प्राचीनतम देशों में से एक है। इसका इतिहास आज से 3000 वर्ष पुराना है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर वर्तमान तक समन्वय भारत की सुदीर्घ ऐतिहासिक परंपरा का मूल तत्व रहा है। भारतीय संस्कृति द्वारा समन्वय तथा आत्मसात करने की प्रवृत्ति के कारण ही काल के अनंत प्रवाह में भी भारत और भारतीय समाज अक्षुण्ण रहा है। परंतु वर्तमान में भारत संक्रमण के दौर से गुजर रहे समाज का देश है। इस समाज में कई प्रकार के सामाजिक समूहों का स्तर विद्यमान है। भारतीय समाज के इन समूहों में कुछ का आपस में विवाद है तो कुछ में निजी स्वार्थों तथा हितों के कारण अल्पकालिक समझौते और गठबंधन भी हैं। संक्षेप में इसे भारत बनाम इंडिया का विवाद कहा जा सकता है, जिसमें भारत उस पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है जो सामाजिक शोषण के क्रूर आघातों के लगातार शिकार होते रहे हैं। दूसरी तरफ इंडिया उस वर्ग या उन उच्च वर्गीय अभिजात लोगों का प्रतीक है जो प्रगति के मार्ग पर निरंतर अग्रसर है। इंडिया के लोगों की पहुंच संसाधनों तथा आधुनिक सूचना तकनीकी तक है। ये ग्लोबल विलेज या वैश्विक गांव के अंग हैं। भारत तथा इंडिया इन दो व्यापक समूहों के मध्य भारतीय समाज में धर्म, भाषा, क्षेत्र एवं न जाने कितने आधारों पर अनगिनत समूहें विभाजित हैं। इन समूहों के बीच का द्वंद्व इतना महत्वपूर्ण और प्रभावशाली है कि भारत और इंडिया का प्रश्न गौण हो जाता है। ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और राज करो की सोच ने भारत को मुख्यतः हिंदू मुस्लिम वर्ग में विभाजित कर दिया। इस विचार से सत्ता पक्ष को अत्यधिक लाभ मिला। ब्रिटिश सरकार से ये सोच भारत के नेताओं ने सीखी और आधुनिक भारत में अलगाववादी सोच का आरंभ जिन्ना के साथ हुआ। जिन्ना ने भांप लिया था कि यदि सत्ता अपने हाथ में लेनी है तो एक वर्ग के मुखिया के रूप में उभरना होगा, और ये सोच समय की कसौटी पर खड़ी भी उतरी। जिन्ना को सत्ता प्राप्ति भी हुई। जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसका अंतिम परिणति भारत और पाकिस्तान दो अलग राष्ट्रों के रूप में हुई। विभाजन के कड़वे तथा व्यथित कर देने वाले अनुभव से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि भारत एक राष्ट्र के रूप में तभी जीवित रह सकता है जब राजनीतिक मूल्यों के रूप में उन सिद्धांतों और मूल्यों की जमकर वकालत की जाए जो सार्वभौमिकता, विभिन्नता में एकता तथा भारत की अखंडता की बात करता हो, न कि विभाजन और अलगाववादी प्रवृत्तियों की। उल्लेखनीय है कि इस संदर्भ में सार्वजनिक जीवन या आम लोगों की जिंदगी से धर्म को पूरी तरह से पृथक करना सांप्रदायिकता की समस्या का काल्पनिक हल या यूरोपियन विचार माना गया। जहाँ तक धर्म और सामाजिक जीवन के संबंध का प्रश्न है तो भारत में इन दोनों के बीच अटूट और अभिन्न संबंध माना जाता है। अतएव भारतीय संविधान निर्माण के क्रम में सांप्रदायिकता की समस्या के मद्देनज़र एक अन्य विकल्प भी प्रस्तुत किया गया, जिसके अंतर्गत सबसे अनुकरणीय और व्यवहार योग्य हल यह माना गया कि राज्य को धर्म से अलग रखा जाए। राज्य की तरफ से सभी प्रकार के धर्मों, धार्मिक अनुष्ठानों, आस्थाओं और पूजा पद्धतियों को एक समान स्वतंत्रता और महत्व और आदर प्राप्त हो। इन दोनों विकल्पों में से भारत के संविधान निर्माताओं को दूसरा विकल्प अधिक तर्कसंगत, व्यवहारिक और आधुनिक लगा। अतः उन्होंने संविधान में यह उपबंध प्रस्तुत किए कि धर्म के प्रति राज्य का दृष्टिकोण तटस्थ होना चाहिए तथा राज्य के द्वारा सभी धर्मों एवं आस्थाओं को एक समान महत्व और संरक्षण मिलना चाहिए। यहाँ यह भी उल्लेख करना समीचीन होगा कि संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों के अंतर्गत भी धर्म के आधार पर किसी भी स्तर पर किए जाने वाले भेदभाव को असंवैधानिक बताया गया है। इस प्रकार संवैधानिक प्रयासों एवं तरीकों के द्वारा राष्ट्रीय एकता का निर्वाह करने की कोशिश की गई। इसके कारण भारत के संघीय ढांचे और केंद्र राज्य संबंधियों में सामंजस्य तथा सुव्यवस्था की बुनियाद गढ़ी हुई। दूसरी तरफ भारत की राजनीतिक एकता को क्षेत्रीय दलों की राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत स्थान और महत्व प्रदान करने के बावजूद ध्यान में रखा गया। वस्तुतः एक राष्ट्र के रूप में भारत की राजनीतिक एकता को प्रथम प्राथमिकता प्रदान की गई। अतः इस प्रकार से संतुलन बनाने का प्रयास किया गया कि क्षेत्रीय दल अपने क्षेत्र तथा धर्म के प्रति निष्ठावान रहते हुए राष्ट्र के प्रति भी उतने ही समर्पित और निष्ठावान बने रहें। सामाजिक एकता को सुनिश्चित एवं प्रोत्साहित करने के लिए सांस्कृतिक विविधता की विचारधारा को भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया। सांप्रदायिकता भारतीय समाज में कई स्तरों पर क्रियाशील है।
इसके प्रभाव के अंतर्गत व्यक्तिगत संबंधों से लेकर स्थानीय, संस्थात्मक और राष्ट्रीय राजनीति तक को रखा गया है। यह भी तथ्य ध्यान देने योग्य है कि सांप्रदायिकता राजनीतिक हितों का निर्धारण राष्ट्रीय स्तर पर करने का एक शक्तिशाली साधन है, जबकि सांप्रदायिकता का सबसे घृणित प्रभाव दंगे हैं। वस्तुतः सांप्रदायिकता को उग्र विचारधारा की जागरूकता तथा सत्ता प्राप्ति के सीमित संसाधनों के मध्य एक महत्वपूर्ण और अत्यधिक उपयोगी हथियार के रूप में देखा जा सकता है। इस हथियार का प्रयोग प्रायः राजनीतिक दल और नेता राजनीतिक रोटियां सेकने हेतु करते हैं। इस क्रम में इनके द्वारा संस्कृति तथा इतिहास से चुने हुए तथ्यों तथा किसी विशेष युग से संबद्ध प्रतीकों का प्रयोग एक तरह से संघवाद या पक्षपात को राष्ट्रवाद के रूप में मान्यता दिलाने का ही सांप्रदायिक प्रयास है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय लोकतंत्र में अधिकतर राजनीतिक दलों ने अपने लिए समर्थन का आधार जाति, धर्म और भाषा समूहों को बनाया। इन्हीं आधारों पर इन दलों ने अपने वोट बैंकों का निर्माण किया। भारत के पिछले 2 दशक आतंकवादी तथा कट्टरवादी संगठनों के उभार के साक्षी रहे हैं। इस संदर्भ में विशेष रूप से उल्लेखनीय तथ्य यह है कि इन सभी संगठनों का आधार हिंदू कट्टरवाद का परिणाम नहीं है। यदि इतिहास का विश्लेषण किया जाए तो इसके उभार के कारणों को विभाजन की जड़ों में ढूंढा जा सकता है। यह वही समय था जब पहली बार कुछ समुदायों में अल्पसंख्यक हो जाने पर डर उत्पन्न और विकसित हुआ। दूसरी तरफ इनके भीतर भारत में एक सीमित क्षेत्र में सिमट जाने और पिछड़ जाने का भी भय उत्पन्न हुआ। सांप्रदायिकता की समस्या का भारत में विकास यहीं से होना प्रारंभ होता है। यहाँ यह भी गौर करने योग्य बात है कि किसी भी तरह की सांप्रदायिकता विचारों की विविधता और बहुलता पर सीधे सीधे प्रहार है, चाहे ऐसी सांप्रदायिक भावनाएं किसी एक धार्मिक समूह के भीतर हो या फिर 2 विभिन्न धार्मिक समूहों के मध्य हो। इसी सांप्रदायिकता की भावना तथा पिछड़ जाने के भय ने वर्ग विशेष को उन विचारों की ओर जाने का मार्ग दिया जिन्होंने हिंसा को कर्तव्य तथा अधिकार दोनों की संज्ञा दी। आप हिंसक होंगे तो आपकी बातों को गौर से सुना जाएगा और आपको समाज में अधिक से अधिक लाभ भी प्राप्त होंगे। इन्हीं विचारों से भरे वर्ग ने अपने अपने नेता तैयार कर लिए। इन्हीं नेताओं ने धर्म, समुदाय और तथा सांप्रदायिकता से आगे अलग अलग वर्गों को कुछ सोचने ही नहीं दिया। नतीजतन समाज 1-2 नहीं छोटे छोटे कई पंथों वर्गों में बट गया। इस बंटवारे का लाभ यदि किसी को हुआ तो वह है राजनीतिक पार्टियां। राजनीतिक पार्टियां नित्य नए वर्गों की समस्याओं को अपने लाभ के लिए उपयोग करती रहती है और जब भी उनका राजनीतिक व्यापार ठंडा पड़ने लगता है तो वो अपनी समस्याओं के झोले से किसी एक वर्ग की समस्या के जिन को बाहर निकाल देती है और यह जिन उनके राजनीतिक व्यापार को लाभान्वित करता है। सांप्रदायिकता की राजनीति का एक दूसरा पक्ष भी है, जिसके अंतर्गत समाज सेवी संस्थाएं, विशेष रूप से धार्मिक आधार वाली समाज सेवी संस्थाएं सांप्रदायिकता को संस्थात्मक आधार प्रदान कर रही है। इनके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कुछ ऐसी बातें और पद्धतियों का अनुकरण किया जाता है जो दूसरे समुदाय के लिए कभी कभी आपत्तिजनक भी होता है। अंततः इसकी परिणति दंगों के रूप में हो सकती है। यही कारण है कि सांप्रदायिकता हिंसा बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ राजनीति में अपनी मांगों को मनवाने और विरोध दर्ज कराने के क्रम में भी सांप्रदायिक हिंसा उपयोगी साधन या हथियार बनता जा रहा है। इस समस्या की तह में यदि कुछ कदम आगे बढ़ाएं तो सांप्रदायिक भावनाओं के उभार को लोगों के प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। स्वतंत्रता की आधी शताब्दी बीत जाने के बाद भी ऐसी नई व्यवस्था का गठन नहीं हो पाया है जो सभी वर्गों और समुदायों की आशा तथा आकांक्षाओं पर खड़ी उतर सके। अतएव समस्या का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की अक्षमता तथा सत्ताधारी गठनों के द्वारा नई व्यवस्था का संगठन न कर पाना भी है। आज भारतीय शिक्षा को औपनिवेशिक और पश्चिमी प्रभाव से मुक्त करने की आवश्यकता है। ऐसा करके ही भारतीय शिक्षा को विशिष्ट रूप से मूल्य आधारित बनाया जा सकता है। भारतीय शिक्षाविदों का तो वर्षों से यही सपना है। वर्तमान में मूल्य आधारित शिक्षा परियोजना के सपने का महत्व और अधिक बढ़ गया है। भारत में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र विशेष रूप से भारतीय शास्त्रों, ग्रंथों, भाषाओं और मिथकों के संबंध में लगभग अनभिज्ञता या फिर थोड़े बहुत अधूरे ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं। अतः इस क्षेत्र में कुछ ठोस शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन धर्म ग्रंथों के प्रयोग का लक्ष्य सामाजिक सहिष्णुता लाना तथा मानवीय व्यवहार को ऊंचा उठाना होना चाहिए, न कि दूसरे धर्म ग्रंथों की आलोचना या दूसरे समुदाय को नीचा या घृणित करना सिद्ध करना है। परंतु इस कार्य में भी सत्ताधारियों के पक्षपाती होने का भय हमेशा बना रहता है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या किसी एक पार्टी को सांप्रदायिक कह देने से भारतीय समाज की सहिष्णुता को बचाया जा सकता है? यदि हम कुछ तथ्यों पर
ध्यान दो तो हम पाएंगे कि लगभग सभी पार्टियां इस तरह के क्रियाकलापों में लिप्त रही है। तमिलनाडु की द्रविड़ पार्टी के शासनकाल में राज्य की इतिहास की पुस्तकों को दोबारा लिखा गया। दूसरी तरफ तथाकथित प्रतिष्ठित और धर्मनिरपेक्ष विद्वानों द्वारा एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा नेहरू के कार्यों का गुणगान कुछ अधिक बढ़ा चढ़ाकर किया गया, अर्थात इसे इतिहास का तटस्थ मूल्यांकन नहीं कहा जा सकता। इस प्रकरण और प्रवृत्ति की हास्यास्पद परिणति में बिहार में लालू चालीसा को वहाँ विद्यालयों के पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित करने से हुई। इस संदर्भ में गैर भाजपाई दलों ने लालू चालीसा प्रकरण की निंदा और आलोचना न करके अपना नैतिक आधार ही खो दिया। अंततः इस तथ्यों ने दक्षिणपंथियों को शिक्षा को सांप्रदायिक बनाने का आक्रामक हथियार प्रदान कर दिया। सांस्कृतिक पहचान को जब राजनीतिक रंग दिया जाने लगता है तब हम लोग और वे लोग दो पृथक पहचान वाले शब्दों का निर्माण करते हैं तथा इनके बीच की दूरियां बढ़ती ही जाती है। इस प्रक्रिया में पूर्वाग्रहों को मुखर स्तर प्रदान किया जाता है। इन समूहों के बीच होने वाली आपसी अंतर्क्रिया तथा संबंधों की रेखा फिर से निर्धारित की जाती है। इस क्रम में दो विभिन्न समुदायों के बीच सिर्फ अंतर देखा जाता है, जबकि इनके मध्य पाई जाने वाली समानताओं की अनदेखी कर दी जाती है। दूसरी तरफ धार्मिक नेताओं के द्वारा किसी विशेष समुदाय की सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आंतरिक विशेषताओं का प्रदर्शन इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाता है कि वे एकीकृत, अखंडित व धार्मिक पहचान बना सकें। इस प्रक्रिया के अंतर्गत उनके द्वारा अंत में प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, इतिहास की पुनर्व्याख्या की जाती है। इस प्रकार एकीकरण के प्रतिमानों में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक असुरक्षा, अशांति और तनाव का भी जन्म होता है और अंततः स्वनिर्धारित संस्कृति की मांग उभरती है। पृथक सांस्कृतिक पहचान की मांग पहले से ही समस्याग्रस्त राष्ट्र भारत की परेशानियों में और अधिक वृद्धि कर देती है। अनेक विविधताओं वाले देश भारत की समस्या इन सब के परिणाम स्वरूप और भी जटिल हो जाती है। भारत जैसे विशाल देश में कई धार्मिक समुदाय और समूहों का सह-अस्तित्व है, अतः यहाँ राजनीति को धर्मनिरपेक्ष लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी के रूप में ही चलाया जा सकता है। लोकतंत्र में आम लोगों की भागीदारी से ही इस तरह के विवादग्रस्त मुद्दे पर आम राय बनाई जा सकती है। दूसरी तरफ लोगों की व्यापक स्तर पर भागीदारी से सरकारी प्राधिकरणों और सत्ता को वैधानिकता भी प्रदान होती है। सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि इसकी स्वीकार्यता आम जनता में बढ़ने लगी है। अनेक संप्रदायों की उपस्थिति भारत के समाज का एक अभिन्न अंग है। इस तथ्य से जरा भी इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रत्येक धर्म, प्रत्येक समुदाय को अन्य धर्मों, अन्य समुदायों के साथ सामंजस्य बैठाना ही होगा। इसके लिए भारतीय समाज का पहला कदम होगा ऐसे नेताओं तथा ऐसी पार्टियों का बहिष्कार जो किसी एक संप्रदाय को बढ़ावा देते हो और दूसरे धर्म या संप्रदाय को अनदेखा करते हो। आम नागरिक को जानना ही होगा कि धर्म मानवीय मूल्यों की उन्नति के लिए बने हैं, न कि हिंसा तथा पतन की ओर ले जाने के लिए। अतः यदि धर्म का राजनीति में कहीं कोई विषय उठे तो केवल और केवल भारतीयता की उन्नति के लिए उठे। अंत में कहा जा सकता है कि समाज के विभिन्न समुदायों के बीच सामाजिक सामंजस्य और समरसता की भावना को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, पर इस ओर कदम तभी बढ़ाया जा सकता है जब बहुसंस्कृति, सर्वधर्म समितियों इत्यादि का सामाजिक स्तर पर गठन कर लिया जाए, न कि राज्य द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय एकता परिषदों के द्वारा समाज में प्रेम और आपसी सौहार्द की धारा बहाने का सरकारी औपचारिक प्रयास मात्र किया जाए। सांप्रदायिकता की राजनीति के तोड़ के रूप में दूसरा महत्वपूर्ण कदम होना चाहिए शिक्षा को मूल्य आधारित बनाना तथा इसके साथ ही शिक्षा में धर्मनिरपेक्षता, वैज्ञानिकता एवं विवेकपूर्ण विचारों को सम्मिलित करना, ताकि शिक्षा वर्तमान संदर्भों में भी सही मायने में प्रासंगिक बन सके।